Okay, so welcome once again to Netwale Bhaiya, and today we are going to start our class on environmental legislations and conventions. लेकिन especially इसके साथ साथ हम लोग आपको in a bonus we are also providing you along with that the renewable energy resources that we are using in India as well as across the world. तो हमारा यहाँ discussion रहेगा इस class में. The main focus of this class will be about the different laws and legislations that have come in India. जितने भी आपके नियम आए हैं, जितने भी आपके सम्मेलन हुआ है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट पर्यावरण को लेकर, तो उस सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स जंप बैक इनटू द क्लास. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाला है. ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट विल बी एबल टू कवर टुडे इज दैट दी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. आपके जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और साथ ही साथ उनके रिगार्डिंग हमारे भारत में, हमारे देश में पर्यावरण से रिगार्डिंग जितने भी आपके लॉज एंड लेजिस्लेशंस आए हैं, सच एज योर वाटर प्रिवेंशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, देन योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी आपको पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी लॉज आए हैं. और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक और पीडीएफ भी हमारे पास है दैट विल बी फॉलोइंग इट अप इन द क्लास. दैट विल बी अबाउट योर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. ठीक है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज सच एज की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ जैसे कि आपका पेरिस अग्रीमेंट, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दी सेम क्लास एज वेल. सो टुडे it will be slightly longer, but there will be a huge amount of information in this class, so do stay connected till the end of the class and please make sure that you note down all these facts. And if you want the pdf, you should definitely visit our telegram channel that you can see Netwale Bhaiya, है ना. So let's get started now without any delay. So पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, and definitely your pdfs will also be available in both English as well as Hindi. ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना. So renewable energy resources and then after that we'll be discussing Indian environmental laws. So पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं about the importance of energy, ऊर्जा, है ना. एनर्जी, इसका नीड क्या है, क्या जरूरत है कि हमारा जितना भी ड्राइविंग फोर्स है, जितना भी हम काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, हम लोग कार चला रहे हैं, अब इवन अपने बॉडी को भी जो चला रहे हैं, या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम ऊर्जा और एनर्जी. ठीक है, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, विदाउट एनर्जी हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द फ्यूल फॉर एवरी वर्क. ठीक है, सो जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या फिर जितने भी आपके काम हो रहे हैं, दे ऑल रिक्वायर सम और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. ठीक है, तो इस एनर्जी आपका इधर रिन्यूएबल हो सकता है, पोटेंशियली रिन्यूएबल हो सकता है और नॉन रिन्यूएबल हो सकता है. रिन्यूएबल का मतलब, या फिर पहले हम लोग समझते हैं नॉन रिन्यूएबल के बारे में. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ऐसे चीज जिसको आप रिन्यू या फिर नया तरीका से फिर से लेकर वापस नहीं ला सकते हैं. जैसे कि कोयला, कोल. कोल आज अगर आप 1 किलो कोयला अगर जला रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप फिर से वापस नहीं ला पाइएगा, या फिर आपको नेक्स्ट दिन वही कोयला फिर से वापस नहीं मिलने वाला है. ठीक है, लेकिन तो इससे क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोल का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज फॉर अ शॉर्ट टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसके ऊपर से गिव अप करना पड़ेगा बिकॉज दैट थिंग विल गो एक्सटिंक्ट, क्योंकि उसका एक रिजर्व है, एक भंडार है जो कि विलुप्त हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, और उसका एक स्टेबल भंडार है. ठीक है, तो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं यूज, है ना. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, वही आपका रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, सूरज आज अगर डूबता है तो कल फिर से सूरज उगेगा. ठीक है, और अगर सूरज नहीं उगता है तो डेफिनेटली इस अर्थ पे, ऑन दिस प्लैनेट, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगा. तो सोलर एनर्जी, सूरज से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, वो कैसा है, रिन्यूएबल है, नया, हर दिन नया, रीन्यू. ठीक है ना. तो हर दिन नया एनर्जी हमें मिल रहा है और कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलते रहता है, इसका कोई खत्म नहीं है. देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज ओनली द बिगनिंग एंड बिगनिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, और पोटेंशियली रिन्यूएबल का मतलब है कि जिस चीज को शायद रिन्यूएबल हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, इसका भी मतलब इस लेवल पे हम लोग उस चीज को लेकर जा सकते हैं कि पोटेंशियली रिन्यूएबल उसको कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली विलुप्त हो जाएगा. ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम है, दैट इज पोटेंशियली रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्योंकि पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा भी था इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट क्लीन एनर्जी, साफ एनर्जी. ठीक है, साफ ऊर्जा, मतलब अब साफ ऊर्जा का मतलब क्या है कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिससे आपका प्रदूषण नहीं होगा. ठीक है, पोल्यूशन नहीं होगा, उस तरीके के ऊर्जा का स्रोत को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन पोल्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. जिसमें से हमारे एग्जांपल्स में जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज योर सोलर एनर्जी,
विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल। ठीक है, तो ये सब चीज को हम लोग कवर करेंगे और साथ में आप देख सकते हैं कि देयर आर वेरी इन डेप्थ गुड फैक्ट्स रिटन इन दीज क्लासेस, सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड टू दिस क्लास। ठीक है, सो सोलर एनर्जी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो जिस प्रोसेस से हमें सोलर एनर्जी मिलता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है फोटो इज फ्रॉम फोटोन्स। फोटोन्स आपका बनता है किससे? दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ लाइट। रोशनी से हमें मिल रहा है फोटोन्स। ठीक है, तो इसी फोटोन्स या फिर आपके जो भी लाइट रोशनी जो भी गिरता है किस चीज के ऊपर? सिलिकॉन के ऊपर। किस चीज के ऊपर? ऑन दीज एरेज ऑफ सोलर सेल्स, जो यूजुअली किस चीज के बने हुए रहते हैं? सिलिकॉन के बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो सोलर सेल्स होते हैं छोटे छोटे और उन सबको जोड़कर सोलर एरे या फिर सोलर पैनल्स बनाया जाता है और इसी सोलर पैनल क्या करता है? वो कैप्चर करता है सनलाइट को और सनलाइट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कैपेसिटी होता है सिलिकॉन के पास, ये कैपेसिटी होता है सोलर सेल्स के पास और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और हम अगर कुछ कुछ ट्रेंड्स देखते हैं अभी तो एक 510 गीगावाट रिन्यूएबल एडिशन हैज बीन देयर। ठीक है, तो जितना भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस से एडिशन हुआ है जैसे कि आपके विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, तो जितना भी वैरायटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनमें से 75% क्या है? 75% जितना भी हम लोग एडिशन किए हैं, नया हम लोग जो क्रिएट किए हैं रिसेंट ईयर्स में, उनमें से 75% आपका सोलर एनर्जी ही है। क्यों? क्योंकि इसको सेटअप करना बहुत ज्यादा इजी है और आप गांव गांव में भी, विलेजेस में भी आप आराम से, आप सूरज की रोशनी तो हर जगह पहुंचती है तो वहां पे आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू सेटअप, बट डेफिनेटली क्या है इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा है, हम लोग देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स में भी, है ना। तो नेक्स्ट इफ वी सी इज अबाउट योर चाइना। ठीक है, चाइना के बारे में एक फैक्ट देखते हैं कि ये सब स्टेटमेंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा याद भी रखना होगा, बिकॉज दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कैन कम एज ट्रू और फॉल्स, और इनमें से कितने सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं या फिर गलत हैं, सो यू शुड नो दीज थिंग्स, है ना। सो इन द ईयर 2023-24 व्हाट हैपेंड वाज दैट चाइना एडेड मोर रिन्यूएबल, मोर सोलर पावर, ठीक है, मोर सोलर एनर्जी देन दी होल वर्ल्ड हैड कंट्रीब्यूटेड। तो पूरा पृथ्वी ने जितना कंट्रीब्यूशन किया सोलर पावर एस्टैब्लिश करने में, उससे पूरे पृथ्वी का जो कंबाइंड पावर मतलब उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया उससे ज्यादा चाइना अकेले प्रोवाइड किया है सोलर पावर के लिए। ठीक है ना। तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम दैट कंट्री। बाय 2028 रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 42% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन इंडिया के बारे में अगर डिस्कस करते हैं ऑन सोलर एनर्जी, दैट इज योर रिन्यूएबल कैपेसिटी। अगर हम लोग बात करेंगे अभी ओवरऑल रिन्यूएबल कैपेसिटी अगर बात करेंगे तो 76 गीगावाट्स था 2014 में, अभी 2022-23 के आसपास में दैट इज मोर देन 167 गीगावाट्स, तो इट हैज मोर देन डबल्ड। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट्स को आपको थोड़ा इस तरीके से भी याद रखना है कि द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द लास्ट 10 years और इन द लास्ट 10 decades हैज इंक्रीज टू मोर देन डबल ऑफ दैट इट वाज देयर इन 2014। ठीक है, सो हमारी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो ऑलमोस्ट 167 गीगावाट्स का बन चुका है। ठीक है, सोलर कैपेसिटी आजकल हम लोग अगर देखेंगे तो 2014 से 2022-23 के बीच में देयर हैज बीन अ 24 टाइम्स इंक्रीज। पहले दो गीगावाट के आसपास हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, 2.6 गीगावाट के आसपास, आजकल आप देख रहे हैं 63 गीगावाट के आसपास हम लोग सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन इंडिया, है ना। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है हमारे पास? 70 गीगावाट्स, है ना। तो मेजर सोलर स्टेट्स अगर देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा आपका सोलर एनर्जी यूज होता है, जहां पे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी एंड यूपी। ठीक है, तो अगर इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर आपके जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इफ़ यू आर सीइंग द स्टेट्स अ लिटिल बिट, ठीक है, वी कैन कवर द स्टेट्स अ लिटिल, थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान, गुजरात, है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, योर महाराष्ट्र, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली आपके थोड़े बहुत सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के साइड में ही हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर आप सोलर एनर्जी यूज़ हो रहा है वो देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सन यूजुअली ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर के नीचे ही डायरेक्ट सनरेज देता है। और साथ ही साथ क्या है कि राजस्थान और गुजरात के आसपास में देयर इज डेजर्ट्स, ठीक है। अब डेजर्ट्स में क्या होगा, डेजर्ट्स में यूजुअली क्लाउड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्लाउड्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से सनलाइट इज ऑलवेज एबल टू कम इन एंड एस्टैब्लिश इटसेल्फ, ठीक है। तो सनलाइट अपने आप को वहाँ तक बहुत ज़्यादा ईजिली पहुँच पाता है, स्पेशली इन द डेजर्ट रीजन्स। इसीलिए गुजरात और राजस्थान जहाँ पे थार डेजर्ट है हमारा, तो दैट इज़ वाई दोज प्लेसेस आर ऑल्सो वेरी मच पॉपुलर फॉर योर सोलर पावर। ओके, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इज इन कमुथी, तमिलनाडु, सेटअप बाय द अडानी ग्रुप। ओके, सो प्रोज क्या है, अच्छी चीज क्या है कि डेफिनेटली सोलर एनर्जी क्या है कि एक बार आप एस्टैब्लिश कर लिए, एक बार आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद आपका सोलर एनर्जी बिकम्स कंप्लीटली फ्री, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटली फ्री हो जाता है। लेकिन डिफिकल्टी इसमें यही है, कौन वही प्रॉब्लम ये है कि उसको एस्टैब्लिश करना वो थोड़ा खर्चीला है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर हम लोग डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट से ही ये चीज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ सिलिकॉन का भी पोल्यूशन हो सकता है और कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन सनलाइट। और कभी कभी ऐसे भी दिन होते हैं, क्लाउडी डेज होते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो उस वक्त सनलाइट ज्यादा मिल नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट योर विंड एनर्जी, जहां पे विंड एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, मूविंग एनर्जी। कोई ऐसा चीज जो चल रहा है, जो मूव कर रहा है, उस चीज के अंदर से हम लोग एनर्जी अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम लोग यूज करते हैं, विंड टर्बाइंस को लगाकर। और विंड टर्बाइंस को ऑलमोस्ट चाहिए होता है कि हवा हमेशा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, अदरवाइज टर्बाइंस को घुमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़े बड़े टर्बाइंस रहते हैं, ठीक है। सो अभी ग्लोबल प्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2100 के आसपास है, 14% इंक्रीज भी हुआ है इन द रिसेंट ईयर्स। और सोलर एनर्जी के बाद दिस इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो लार्जेस्ट प्लांट आपका है मुपंडल, तमिलनाडु में ही। तो ये भी आपका तमिलनाडु में था, कमिथी तमिलनाडु। एंड योर विंड एनर्जी इज ऑल्सो इन मुपंडल, तमिलनाडु, ठीक है। सो नेक्स्ट इफ यू सी, ज्यादातर आपका विंड एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज इन तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ पे द स्टेट्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड, यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट 2 to 3 स्टेट्स फॉर ईच एंड एवरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो एटलीस्ट टॉप 2-3 स्टेट्स को आपको जानना चाहिए। अच्छा चीज ये है कि डेफिनेटली ये क्लीन है, रिन्यूएबल है, कोई एमिशंस नहीं आते हैं, लेकिन इट बिकम्स अ थ्रेट टू बर्ड्स, ठीक है। जो आपके पक्षी उड़ रहे हैं हवा में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अगर वो टरबाइंस के सामने चले जाता है तो उनका डेथ भी हो जाता है उस चीज़ की वजह से टकराकर। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम भी है इसमें रिन्यूएबल इन विंड एनर्जी, कि ये आपका क्या करता है ना, बहुत एक्सटेंसिव वास्ट एरियाज ऑफ लैंड यूज़ करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़मीन यूज़ करता है, क्योंकि बड़े बड़े टरबाइंस रहते हैं उस टरबाइंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। और अगर आपका फ्लैट बहुत बड़ा ज़मीन नहीं होगा तो हवा को ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत सारे बिल्डिंग्स रहेंगे, आसपास में पेड़ पौधे रहेंगे, है ना, तो हवा को ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हवा बह नहीं पाएगा उतने स्पीड से, और ज़्यादा स्पीड से अगर नहीं बह पाएगा तो वो टरबाइंस को घुमा भी नहीं पाएगा। तो आपको फ्लैट एक्सटेंसिव बहुत बड़े बड़े जगह चाहिए होते हैं, सतह चाहिए होता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज विंड मिल्स, है ना। तो ये कुछ कुछ आपका कॉन्स है, यार दी नेगेटिव पॉइंट्स इन दैट, ठीक है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज फ्रॉम दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी रिवर्स। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई ऐसा चीज जो अगर कहीं पे खड़ा है, वो उसके अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड है एट दैट मोमेंट, कि वो गिरेगा, ठीक है, उसके बाद उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि काइनेटिक एनर्जी मतलब हम दौड़ रहे हैं, उस वक्त मेरे अंदर में जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और हम बस दौड़ने वाले हैं, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो डैम्स में क्या होता है, आपका पानी को स्टोर किया जाता है एक हाई सरफेस में, एक ऊपर में स्टोर किया जाता है, तो उसके अंदर में बहुत एनर्जी रहता है कि जहां डैम को खोला जाएगा वो पानी बहुत स्पीड से नीचे आने वाला है, ठीक है। तो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल मतलब उसके अंदर में कितना कैपेसिटी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग बांटते हैं इनटू द लार्ज एंड द स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा मेगावाट्स ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो टॉप डैम्स अगर देखेंगे वर्ल्ड में, दैट इज योर द थ्री गॉर्जेस इन चाइना में एक और भी है, ब्राज़ील में आपका है इटाइपू डैम, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, दीज आर द लार्जेस्ट डैम्स। एंड इन इंडिया वी हैव मोस्टली द डैम्स इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम, ठीक है, and Kerala, Maharashtra. क्यों? Let's try to understand that. Why? What is the reason behind that? That these dams are situated in these, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के
हॉटस्पॉट्स कैसे बन गए, क्यों यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सो द रीज़न दैट इज़ देयर इज़ दैट, देखिए कौन से स्टेट्स हैं आपके, जम्मू कश्मीर है ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सिक्किम, अरुणाचल, साथ ही साथ आपका केरला, महाराष्ट्र, दीज प्लेसेस आर देयर। व्हाई? बिकॉज ये प्लेसेस में क्या है ना, यू विल बी एबल टू फाइंड माउंटेन रेंजेस, हिमालयस यहाँ पे है, यहाँ पे वहीं पे आपका है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो हिमालयस और वेस्टर्न घाट से जब रिवर्स क्रॉस करते हैं तो रिवर्स क्या होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो रिवर्स नीचे आएंगे, है ना। रिवर्स जब नीचे आएंगे, रिवर्स नेचुरली नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको डैम बनाकर आपको पानी ऊपर से फेंकना नहीं पड़ रहा है टर्बाइंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको, ये नेचुरल है, ऑलरेडी एक वाटरफॉल है, ऑलरेडी एक जलप्रपात हो रहा है, ऊपर से पानी ऑलरेडी नीचे गिर रहा है अपने आप। तो अपने आप अगर पानी गिर रहा है तो उसके नीचे अगर हम एक टरबाइन लगा देते हैं तो वो टरबाइन को, वो पानी, गिरता हुआ पानी उस टरबाइन को घुमा सकता है, जिस चीज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो नेचुरली क्योंकि ये सब जगह पर हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में नेचुरली आपके वाटरफॉल्स मिलते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है कि इस वाले क्षेत्रों में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ज्यादा इजीली बना पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कुछ जो अच्छे चीज़ हैं कि डेफिनेटली वो रिन्यूएबल है, लो कॉस्ट है ना। एक बार आप अगर डैम बना लेते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है एनर्जी, है ना। साथ लेकिन कॉन्स आपके हैं कि स्टार्टिंग में वो डैम बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है ना। तो ये आपके कुछ कुछ इश्यूज हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट योर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, तो जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, फिजन का मतलब है बांटना, तोड़ना, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ा सा स्क्रीन आपका इशू कर रहा है, बट आई होप सो दैट यू आर एबल टू फॉलो द क्लास अलोंग, ठीक है ना। प्लीज डू बेयर विद इट अ लिटिल बिट, ठीक है। सो इफ यू सी न्यूक्लियर फिजन में, फिजन का मतलब क्या है, तोड़ना, और फ्यूजन का मतलब क्या है आपका, फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, ठीक है। तो फिजन में अगर हम लोग देखते हैं, इन फिजन व्हाट हैपेंस, व्हाट वी आर यूजिंग इज वी आर यूजिंग यूरेनियम। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, वी आर यूजिंग यूरेनियम, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन न्यूक्लियर फ्यूजन जहां पे हम लोग तोड़ रहे हैं, यूरेनियम एक बहुत हैवी मेटल है, एक हैवी एलिमेंट है, और उसका भार, जो एटॉमिक मास है, भार, वो बहुत ज्यादा है। तो इसी की वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाता और वो अपने आप टूटते रहता है, वो अपने आप टूट जाता है। और जब वो टूटता है, उसको ईजी होता है थोड़ा बहुत तोड़ना, ठीक है। तो उस वो जब टूटता है तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है जब हम लोग एटम्स को जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग अणु को हम लोग जोड़ते हैं तो फिर ज्यादा प्रोड्यूस होता है एनर्जी। स्पेशली ये हो पाता है कौन से एलिमेंट्स में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन मतलब H, एक और हाइड्रोजन उसमें जुड़ गया बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, H2। और H2 का मतलब क्या है, दिस H प्लस H इक्वल्स टू क्या बन जाता है, H2। अब ये H तो आपका हाइड्रोजन था, दिस वाज योर हाइड्रोजन, और ये H2 क्या है, दिस बिकम्स योर हीलियम। तो आप देख सकते हैं कि एक नया एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन से भी, जो टूट रहा था उससे भी एक नया एलिमेंट आपका बन रहा था डेफिनेटली। और वो नया एलिमेंट किस चीज से बन रहा था, यूरेनियम के टूटने की वजह से, ठीक है। तो वो था आपका न्यूक्लियर फिजन, टूट रहा था। न्यूक्लियर फ्यूजन में जुड़ रहा है, कौन कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और क्या बना रहा है, हीलियम। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और ऐसा प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कहां पे होता है, हमारे सन में, ठीक है, इन आवर सन। तो हमारा सन जो ग्लो करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा जुड़ते हुए रह रहा है सन में। सन आपका हाइड्रोजन का बना हुआ है, और दोनों को, दोनों हाइड्रोजन को जोड़कर हम लोग क्या बना रहे हैं सन में, हम लोग नहीं, सन खुद में बना रहा है हीलियम। और उस चीज से प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग को मिलता है एज सोलर पावर, ठीक है।
क्लियर है ये बात न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन के बारे में, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यूजुअली हम लोग कर नहीं पाते हैं, जोड़ नहीं पाते, हमारे पास अभी भी उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास उतने अच्छे तरीके से नहीं है, इसलिए कमर्शियली हम लोग यूज नहीं कर पाते। लेकिन चाइना क्लेम्स दैट इट हैज क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल सन। आर्टिफिशियल सन का बनाने का मतलब क्या होता है कि चाइना हैज बीन एबल टू क्रिएट ए प्रोसेस जहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ने का क्षमता चाइना अभी रख रहा है, और उस चीज से वो हाई अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकता है। लेकिन क्या है कि वो प्रोसेस थोड़ा अनस्टेबल है, तो शायद थोड़ा बहुत रिस्क्स भी हैं, डेफिनेटली इट कुड कॉज बिग एक्सप्लोजंस। इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग अभी भी सेफ्टी लेकर ये प्रोसेस को टेस्ट करना होगा अच्छे से, उसके बाद ही हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू सी आपको वो सेम प्रोसेस भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है न्यूक्लियर फिजन का, जो हम लोग यूज़ करते हैं। वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो 10% इलेक्ट्रिसिटी आजकल न्यूक्लियर एनर्जी से शेयर प्रोवाइड होता है, जहाँ आपकी 440 रिएक्टर्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्लोबली बैठाए गए हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे आप कहाँ पे, फ्रांस, यूएसए, चाइना, तो ये सब आपके ग्लोबल लीडर्स है इन दी प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला बैठाया गया था तारापुर, उसके बाद रावत भाटा, नवारा, काकरापारा, कायगा, कुडनकुलम, है ना। और जितने भी आपके नए भी हैं, अपकमिंग भी हैं, उनके भी आपके नेम्स यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रोज में देखेंगे, अच्छा चीज ये है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं विद यूजिंग ओनली 1 और 2 एटम्स ऑफ यूरेनियम, है ना। तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज करके हम लोग बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आपका है वो दैट इज योर रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो मलबा या फिर जो वेस्ट लास्ट में पड़ा हुआ रहता है, और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट्स हो पाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कभी कभी, उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलते हुए रहता है। और आज भी इवन टुडे इन चेर्नोबिल एक सीरीज भी निकला है आपके हॉटस्टार पे अबाउट चेर्नोबिल, है ना, उसके ब्लास्ट के बारे में। चेर्नोबिल अभी कहाँ पे है, इट इज सिचुएटेड इन यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में है। तो आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले 1986 एक लीकेज हुआ था वहाँ पे। उस लीकेज की वजह से उसके आसपास के ऑलमोस्ट 40 से 50 मीलों तक आपके जितने भी फॉरेस्ट हैं या फिर जितने भी लोग हैं, वो सब चीज़ आपके इफेक्टेड हो गए थे। और उनमें जेनेटिक मटेरियल जो उनका होता है ना, जो उनके अंदर का जो डीएनए होता है, उसी में चेंजेस आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज देयर, ठीक है। साथ ही साथ फुकुशिमा में भी एक वैसा ब्लास्ट हुआ था इन 2011। तो इसमें हम लोग एटम बॉम्ब्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट दीज न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ठीक है, जो गलती से हो जाता है बिकॉज ऑफ योर न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स में कुछ फटने या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया का टारगेट जो था 2022 में, वो था कि हम लोग अचीव करेंगे 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम लोग अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी 167, विच इज वेरी कमेंडेबल, वेरी अप्रिशिएबल डेफिनेटली, है ना। और अभी हमारा प्लान ये है कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज इटसेल्फ, जो हमारा ऑलमोस्ट 25 से 30% एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इफ यू सी, सो द फ्यूचर दैट इज देयर, इट लाइज इन द डाइवर्सिफाइड मिक्सचर ऑफ नॉट ओनली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, बट सब चीज को मिक्सचर करके हमें चलना है, क्योंकि हर एक चीज का आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ अच्छा ही है, ठीक है। देयर इज सम गुड, देयर इज सम बैड ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर, ऑफ दीज काइंड ऑफ एनर्जीज दैट इज देयर, ऑफ सोलर पावर का भी कुछ अच्छा है कुछ खराब है, विंड का भी कुछ अच्छा है कुछ खराब है, प्रोज एंड कॉन्स है। तो इसीलिए आपका आंसर ये होना चाहिए, आपको ये चीज दिमाग में रखना चाहिए कि हमें बस एक टाइप पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट रादर वी शुड बी फोकसिंग ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। तो हमारे पास हमेशा ऑप्शंस रखना बहुत ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग ऑन आफ्टर just a few seconds, we'll be moving on to the major environmental policies and legislations in India, ठीक है। फाइन। सो द मेजर एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस इन इंडिया का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आपके नियम या फिर जितने भी लॉज आए हैं, जितने भी गवर्नमेंट ने पास किया है, एक्ट किया है, ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दीज स्लाइड्स। तो पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हमारे संविधान में, ठीक है, जितना भी हमारे पास पावर आता है दैट इज फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो हमारे संविधान में एनवायरमेंट के बारे में क्या लिखा गया है, तो आप एक चीज रियलाइज कीजिए कि यहाँ पे क्या है, 48A,
51A(G) है ना, आर्टिकल 21 उसके अंदर में कुछ एक लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी एनवायरनमेंट के बारे में बात किया गया था ना, वो एक्चुअली इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया था, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लोग अवेयर नहीं थे कि हमें पर्यावरण बचाना है, ठीक है। लेकिन जब आपका आता है 42nd संशोधन आता है, 42nd 42वां जो आपका संशोधन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर 1976, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, उसी चीज में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे ऐड किया जाता है कि ना ही ये बस एक सरकार का दायित्व है कि वो एनवायरनमेंट को या फिर पर्यावरण को प्रोटेक्ट करे, बट ये ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स एज वेल। तो इस चीज को पढ़ते हैं हम लोग, तो आर्टिकल 48 उसके नीचे 48A में क्या लिखा गया, व्हाट वाज रिटन इज दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सरकार को बोला जा रहा है, सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि द स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो स्टेट को, गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये डायरेक्शन दिया जा रहा है संविधान के द्वारा कि आप फॉरेस्ट, जंगल या फिर जो हमारे जीव प्राणी हैं उन सब चीज को आप बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। लेकिन क्या ये बस सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, साथ ही साथ आर्टिकल 51A(G) which is giving us the fundamental duty, फंडामेंटल ड्यूटी किसका होता है? सिटीजन्स के ड्यूटी होता है। क्या ड्यूटी है हमारा? कि एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हर एक चीज को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अलॉन्ग विद दैट हम सबके पास ये अधिकार है, ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट है हमारे पास अंडर आर्टिकल 21 कि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का हक रखते हैं, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 21। तो 1980 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट था, ठीक है, जो डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट को अपग्रेड करके हमने क्या बना दिया, व्हाट वी हैव मेड, वी हैव क्रिएटेड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज द EFCC, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास यूजुअली जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो दफ्तर होता है, उसके उतना ज्यादा पावर नहीं होता है, ठीक है, तो ज्यादा पावर होता है मिनिस्ट्री के पास, एक मिनिस्ट्री के पास ज्यादा पावर होता है। तो इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को ध्यान रखने के लिए, एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस करने के लिए हम लोग बनाते हैं एक नया मिनिस्ट्री बनाते हैं। तो नया मिनिस्ट्री यूजुअली हम लोग नहीं बनाते, क्या किया हम लोग कि डिपार्टमेंट एक था पहले से, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, उसको अपग्रेड करके, उसको और ज्यादा उसको पावर्स देके हम लोग बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 1980, ठीक है। नेक्स्ट इफ वी सी, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, अबाउट योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज इट इज द फर्स्ट मतलब जो आपका लेजिस्लेशन है, जो आपका लॉज लाया गया है, इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली, और इसके तहत हम लोग वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, वो कंट्रोल करता है कि कौन से एनिमल्स को आप हंट करेंगे, कौन से एनिमल्स को हंट नहीं करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, कौन से एनिमल्स को आपको मारना है या फिर हंट करना है, ये भी बताता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला क्या आ जाता है कि the first thing that is there is that it establishes the state wildlife advisory boards। तो स्टेट्स के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड्स सेटअप किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया जाएगा कि फॉरेस्ट या फिर जो जंगल है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिनियम के अंदर ही आता है इन द स्टेट लिस्ट। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को बताने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं अंडर दिस एक्ट, दी स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी कैटेगराइज दी एनिमल्स एंड दी प्लांट्स, कि कौन कौन से एनिमल्स को आप हंट कर सकते हैं, कौन कौन से एनिमल्स को आप नहीं मार सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं, ठीक है। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऐसे स्पीसीज जो विलुप्त हो सकते हैं आने वाले कल में, ठीक है, तो उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है या फिर पॉपुलेशन बढ़ते घटते रहता है, मतलब एकदम बॉर्डर डेंजर लाइन पे हैं वो लोग, तो उनको बचाना हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। दीज आर कॉल्ड एज द एंडेंजर्ड स्पीसीज। लेकिन वहीं पे कुछ कुछ एनिमल्स जैसे कि चूहा, रैट्स, उन्हें क्या कैटेगराइज किया गया है एज वर्मिन,
ठीक है। तो जो भी वर्मिन स्पीसीज हैं उनको आप मार भी सकते हैं, आपको उस पर कुछ फाइन नहीं लगेगा या फिर ना ही आप जेल जाने वाले हैं उस चीज के लिए। ठीक है। तो ये सब चीज डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉज का काम क्या होता है, नियमों का काम क्या होता है कि लोग अगर कुछ करते हैं तो लोगों को अगर कोर्ट में लेकर जाना है, लोगों को अगर पनिशमेंट देना है या फिर लोगों को समझाना है, सिखाना है, तो इसके लिए लॉज बहुत ज्यादा एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को आप ब्रेक करके जाते हैं या फिर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है तो आप बोल ही सकते हैं कि आप किस तहत मुझे रोक रहे हैं, है ना। तो वो आपको क्या दिखाएगा, मोटर व्हीकल्स एक्ट, MVA, मोटर व्हीकल्स एक्ट, है ना। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट वो दिखाएगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एक्ट में सरकार ने बताया है, और जिस सरकार को आपने ही चुना था उसी सरकार ने बताया है कि आप अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको 1,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये किस तरीके से पुलिस को या फिर सरकार को ये पावर मिल रहा है, थ्रू दिस एक्ट इटसेल्फ। ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक्ट आपका बनाया गया है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे लॉज या फिर नियम नहीं रहेंगे तो लोग फिर केयर करेंगे नहीं। ठीक है। सो इसके तहत हम लोग और भी बहुत कुछ बनाए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स और थोड़े बड़े होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थोड़े छोटे होते हैं साइज में। और नेशनल पार्क्स में क्या होता है ना कि आपका बोथ not only your animals but also plants are protected in the national parks, but in wildlife sanctuaries usually क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक एनिमल पे ही हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है। तो इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग बाद में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, विच इज कम्स अंडर दिस एक्ट इटसेल्फ। ठीक है। सो पार्ट नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज अबाउट योर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, जहां पे हमारा टारगेट क्या था कि पानी को अगर बचाना है तो हम लोग को क्या बनाए हैं हम लोग, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CPCB। ठीक है। CPCB सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और दी SPCB। ठीक है। सो इनका पर्पस क्या रहेगा, इनका पावर क्या रहेगा कि ये सेट करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे इंडस्ट्रीज के लिए कि आप लोग कितना पोल्यूशन कर सकते हैं या कितना पोल्यूशन नहीं कर सकते। क्योंकि डेफिनेटली कोई अगर इंडस्ट्री आप चला रहे हैं तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ तो पोल्यूशन होगा ही, कुछ तो पोल्यूशन होगा ही डेफिनेटली, है ना। तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए, उस पोल्यूशन से बचने के लिए वी विल हैव टू have these kind of boards such as the Central Pollution Control Board, जो बताएगा कि आप कितना पोल्यूशन कर सकते हैं, कितना एक्सेप्टेबल है, कितना ज्यादा लिमिट तक आप कर सकते हैं। ठीक है। और आप अगर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री अगर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस इंडस्ट्री को बंद करने का भी अधिकार CPCB के पास है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें भी सिमिलर बात किया गया है, आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बैठाया गया है, जो कि एयर क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए भी और इंडस्ट्रीज को भी मतलब डायरेक्शंस देने के लिए कि आप कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन कर सकते हैं, कितना एक्सेप्टेबल है, वो सेट करने के लिए लिमिट्स, और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको बंद करने का भी अधिकार उनके पास है। ठीक है। साथ ही साथ 1988 में हम लोग क्या करते हैं कि इसी एयर एक्ट में हम लोग नॉइज के बारे में भी कुछ कुछ बात लिखते हैं, और नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी अगर कोई अलग से एक्ट हमारे पास नहीं है डेफिनेटली, तो जो भी नॉइज से रिलेटेड आपके नियम है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा आवाज़ होना चाहिए, कहाँ पे कितना नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल्स के सामने, स्कूल्स के सामने आवाज़ कम होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के आसपास थोड़ा आवाज़ ज़्यादा हो सकता है, तो ये कहाँ लिखा गया है, कहाँ बोला गया है, इन योर एयर एक्ट इटसेल्फ अंडर द सेक्शन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। तो ये एडिशन उसी में है। नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 आपका सबसे पहला अगर फॉरेस्ट एक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज योर 1927। ठीक है। 1927 में क्या आपका एक्ट आया था, उस टाइम पे जो एक्ट आया था उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था। ठीक है। तो ब्रिटिश का टारगेट क्या था, वो लोग लॉज बनाए थे, फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, इस चीज को देखते हुए कि फॉरेस्ट को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है। ओवर यूटिलाइज, ओवर एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग लूट सकते हैं इस फॉरेस्ट को, ये टारगेट था 1927 एक्ट का। लेकिन उसी से कंप्लीटली ऑपोजिट चला जाता है आपके 1980 के एक्ट में, जहां पे हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है। तो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के बारे में 1980 में इंडिपेंडेंस के बाद जब हम लोग एक्ट लाते हैं, देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट। ठीक है। और हम लोग डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट को इनटू 4 to 5 टाइप्स, वेयर वी हैव द रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, एज वेल एज द प्राइवेट फॉरेस्ट, जहां पे अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। और जितना आप इसमें नीचे आते हुए जाएंगे ना, उतना ही ज्यादा आपका प्रोटेक्शन लेवल ऑफ
लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिड्यूसेस, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिड्यूसेस, ठीक है। तो अगर आपका रिजर्व फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, प्राइवेट फॉरेस्ट है सबसे कम प्रोटेक्शन है, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट है वो उसको अपना फॉरेस्ट है ना, अपना जंगल वो अपना जमीन पे लगा कर रखा है, तो उस चीज पे सरकार का ज्यादा राइट्स या फिर नियम वो नहीं लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 वी हैव दी, क्या हुआ था कि आपका 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उस चीज से हम लोग को रियलाइजेशन हुआ कि अगर हमारा, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या होता है कि छोटा सा गैस लीकेज होता है जिसकी वजह से हजारों लोगों का डेथ हो जाता है, हजारों लोगों के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिजीज, बॉडीली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट गैस लीकेज। और वो गैस लीकेज हवा में फैल गया, पानी में फैल गया, और गंदा पानी और गंदा हवा को सांस लेने की वजह से और पीने की वजह से क्या हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा डेथ्स और साथ ही साथ बहुत सारे डिजीजेस फैल गए। तो इसके पहले तक हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एक आपका पल्यूटेड एनवायरनमेंट, कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, ये चीज़ हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे थे पहले। लेकिन जब भोपाल गैस ट्रेजेडी होता है तब हम लोग रियलाइज करते हैं कि कितना ज़्यादा विनाशक हो सकता है आपका गंदा पानी या फिर या फिर गंदा हवा भी कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये डर हमारे अंदर में पैदा होता है इमीडिएटली आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, और इसीलिए एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लाया जाता है कि सब चीज़ को कवर करने वाला है ये चीज़, कि एयर हो, नॉइज हो, वाटर हो, सॉइल हो, एनीथिंग, है ना, एनीथिंग इज, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एक्ट, ठीक है। तो अगर इसके पहले वाले एक्ट्स में अगर कुछ छूट भी गया है तो वो सब चीज को भी कवर करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो ये प्रोवाइड करता है एक स्टेबल प्रॉपर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, तो ये ट्रिब्यूनल इज नॉट एग्जैक्टली अ कोर्ट, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन करता है कोर्ट के ही तरह, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में देयर इज ओनली वन कोर्ट एंड वन इंटीग्रेटेड कोर्ट, दैट इज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज एट द हाइस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहते हैं, उसके नीचे आपके ब्लॉक लेवल पे भी कुछ कुछ कोर्ट्स रहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। लेकिन ये जो ट्राइब्यूनल है ना, ये आपका ये फॉर्मल सिस्टम के अंदर में नहीं आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग से समझते हैं ट्राइब्यूनल को। क्यों? क्योंकि ट्राइब्यूनल का एक स्पेशल काम रहता है, कोई भी ट्राइब्यूनल का एक स्पेशल वर्क रहता है, ठीक है, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट्स के भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, है ना, कि अगर पानी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इनके पास जाइए, ये रिजॉल्व कर देंगे। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है आप कहाँ पे जाइएगा, एनजीटी के पास या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 2010। इसका सेटअप अगर हम लोग देखते हैं तो सेटअप आपका है कि 10 मेंबर्स फ्रॉम जुडिशरी और 10 एक्सपर्ट मेंबर्स ऑन दी एनवायरनमेंट, ये लोग बैठकर केसेस को सुनते हैं। कौन से केसेस सुनते हैं? एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस सुनते हैं, और इनका पर्पस रहता है कि विद इन 6 मंथ्स वो इस केस, जो भी केसेस इनके पास आते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो इमीडिएटली सॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि अगर सोचिए कि कोई इंडस्ट्री को कहीं सेटअप होना है, ठीक है, हम लोग कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं और उस इंडस्ट्री को परमिशन दे दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन लोग सोच रहे हैं या फिर जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो लोग अगर सोच रहे हैं कि नहीं, इस इंडस्ट्री की वजह से यहाँ का पर्यावरण बहुत ज़्यादा खतरे में आने वाला है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में अगर आप डिले करते रहिएगा, 15 साल तक लेजिस्लेशन चलाते रहिएगा, 15 साल तक आप कोर्ट कचहरी में दौड़ते हुए रहिएगा, तो लोग भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे और ना ही वो इंडस्ट्री को कुछ फर्क पड़ने वाला है फिर, क्योंकि इंडस्ट्री तो तब तक बैठ जाएगा ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी परमिशन दे दिया है, ठीक है। तो इसीलिए 6 महीने के अंदर ही आपको इस केस को सॉल्व करना है। सो दैट इज द एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द एक्सपीडियस, मतलब बहुत स्पीड से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू सी, ओके, yeah, next if we see, we'll be discussing about the project tiger, a little bit about project elephant and as well as the biological diversity act, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट योर, इट वाज लॉन्च्ड इन द पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पलामू टाइगर रिजर्व आपके झारखंड में है ना। तो पलामू टाइगर रिजर्व में ये लॉन्च किया जाता है द टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व में आपके ऑलरेडी टाइगर्स का जो मतलब
पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको बचाने के लिए पहले स्टार्ट किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट, लेकिन आजकल ये कम्प्लीटली लीगल है थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया, इट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से आई माई सेल्फ हैव फाउंडेड फ्रॉम द डेटा दैट ऑलमोस्ट पहले हमारे पास अगर 2200 के आसपास बाघ थे, टाइगर्स थे, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3200 के आसपास टाइगर्स हैं. देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ tigers in India in the last 10 to 15 years because of this project टाइगर itself. तो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस आया है कि टाइगर्स को भी बचाना है. भले ही टाइगर्स और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने क्या डेवलप किया है, वी हैव डेवलप्ड अ कोर बफर एंड टेरिटोरियल एरिया. ठीक है, तो कोर बफर और टेरिटोरियल एरिया का मतलब क्या है कि आपको इस डेंजर जोन में बिल्कुल भी नहीं जाना है. दिस इज योर कोर एरिया. ठीक है, आप थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम आप यहाँ पे इस बफर एरिया में जा सकते हैं, कभी कभी विद प्रॉपर प्रोटेक्शन ओनली, या फिर आप टूरिज्म के लिए या फिर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं. ठीक है, और ये सब जो आपके ट्रांजिशन जोन्स हैं, जो उसके भी बाहर आते हैं, जो ट्रांजिशन जोन्स हैं, तो ये सब ट्रांजिशन जोन्स में आप घर बना सकते हैं, रह सकते हैं आराम से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली टाइगर्स नहीं आते हैं. ठीक है, तो टाइगर्स थोड़े बहुत टेरिटोरियल होते हैं. टाइगर्स का रहता है कि ये मेरा जगह है, इस जगह में अगर कोई घुस गया तो उसे मैं मार दूंगा. ठीक है, काइंड ऑफ अ थिंग. तो वैसा वाला टाइप का उनका एग्रेशन रहता है थोड़ा बहुत, तो वो बहुत टेरिटोरियल होते हैं. उनका एक जगह का एक नियम होता है कि ये मेरा जगह है, इसके अंदर में कोई भी नहीं आए, ताकि वो कोई और टाइगर भी आए तो उसे भी वो अटैक करेगा. ठीक है, तो जो कोर एरिया होता है दैट इज द एरिया ऑफ द टाइगर. उस टाइगर जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, जहाँ पे उनका एरिया है, उस जगह को बिल्कुल भी नहीं छूना है. और बफर एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमन और टाइगर के बीच में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होते रहता है. ठीक है, वहाँ पे आप कभी कभी जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए भी जा सकते हैं कभी कभी. ठीक है, दीज आर योर बफर एरियाज. तो इस फिलोसफी पे, ये कोर बफर फिलोसफी पे ही हम लोग डेवलप किए हैं प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, तो साथ ही साथ सिमिलर एक थोड़ा बहुत आइडिया लाया गया है अबाउट योर प्रोजेक्ट एलिफेंट एज वेल, क्योंकि एलिफेंट्स क्या करते हैं कि एलिफेंट्स एक जगह पे स्थायी नहीं रहते हैं, वो मूव करते हैं, वो कुछ कुछ एक ही पाथ को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो उनका ऐसा नहीं रहता है कि वो कहीं भी इधर उधर चले जाता है, वैसा नहीं है. वो कोई पाथ को फॉलो करता है, और उस पाथ में अगर सोचिए कोई इंसान आ जाता है तो कभी कभी हाथी भी खुद डर जाता है और उनको ट्रैम्पल कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उन पर चढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये इंसिडेंट से बचने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट कि उनका जो पाथ है, एलिफेंट्स का जो पाथ है, उस पाथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, उस पाथ से हम लोग अपना रोड कोई ना बनाए. ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान में रखने के लिए हम लोग लॉन्च किए हैं क्या, प्रोजेक्ट एलिफेंट. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, जहां पे हम लोग बात करते हैं हमारे जितने भी जैव विविधता है. ठीक है, जितने भी आपके जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं. तो जो आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक इट्स कार्ल सेगन हु सेड दैट कि अगर बाहर से अगर एलियंस आते हैं तो वो लोग सबसे पहले, सबसे सुंदर अगर चीज उनको अगर दिखेगा हमारे पृथ्वी पे, वो है हमारा जैव विविधता. दैट इज आवर वैरायटी ऑफ एनिमल्स दैट आर देयर. ठीक है, इतने सारे वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी विविधता बहुत ज़्यादा है. वी आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड यूनिक इन आवर सेल्व्स. तो इस यूनिकनेस को, इस डाइवर्सिटी को, इस वैरायटी को प्रोटेक्ट करना इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, विच इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, which is based on that on the United Nation Convention of the Rio Summit. Rio Summit में ये चीज डिस्कस किया गया था कि जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना है अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही हमने 2002 में ये एक्ट लाया, और इसका ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली वही है आपका कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल तरीके से इनको यूज करना है. तो ऐसा नहीं है कि आप बस अपने जैव विविधता को बचाइए, उसको यूटिलाइज भी कीजिए, कुछ हद तक यूटिलाइज भी कीजिए सतत तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से. जैसे कि अगर वहां हम लोग को टाइगर्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली टाइगर्स को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, फॉर टूरिज्म. कि चलिए एक जंगल सफारी का लॉन्च कर देते हैं. ठीक है, लोग जंगल सफारी में जाएंगे, प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स में जाएंगे, वो लोग जाएंगे, देख कर आएंगे टाइगर्स. ठीक है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, लोग पे करेंगे, टिकट्स का प्राइस पे करेंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, हमारा जो जैव विविधता है, जो वैरायटी है वहां पे ऑफ टाइगर, उसे हम लोग दिखाकर, शोकेस कर कर हम लोग उससे इनकम भी कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ना ही सिर्फ उनको बचाना है, साथ ही साथ उनको यूटिलाइज भी करना है, लेकिन सतत तरीके से, प्रोटेक्टेड वे में. ऐसा ना हो कि दोनों को हार्म हो. ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव कि वी ऑल्सो हैव some establishments that were there कि NBE आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये सब चीज़ आपका बनाया गया है फ्रॉम दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट अगर इस स्लाइड में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी कुछ कुछ जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ये है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, NTCA, है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इनके ईयर्स, डेट्स, इनके की फंक्शंस, दीज आर ऑल मेंशन्ड समराइज्ड इन दिस टेबल, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर देम। आप अपने तरफ से भी हम हमेशा इनिशिएट करते हैं, बताते हैं कि आप अपने तरफ से भी हमेशा पढ़ते हुए रहिए, इनिशिएट कीजिए, डिस्कशंस इनिशिएट कीजिए, लीव डाउन दी कमेंट्स आपको कैसा लगा ये क्लास। ठीक है। वी विल बी discussing again about the international programs and policies regarding the environment soon in the very next class itself. Okay, so thank you very much. That's all from my side on this class, and next we'll be discussing about the international conferences. Okay, we'll just take a short break and we'll be continuing with the international programs and policies, okay, regarding the environment. तो ये PDF आपको नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो यूल बी गेटिंग इट इन हिंदी एज वेल, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सो लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी प्रोसीडिंग विद दिस नेक्स्ट क्लास दैट इज देयर और द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज देयर। ठीक है।